तो अभी आपने देखा था दुनिया के स्पेशल कैरेक्टर्स चंगू मंगू का चंगू उर्फ एप्स्टीन 2.0। एंड आप में से जो लोग नहीं जानते हो, एप्स्टीन एक इजरायली स्पाई था, हो सकता है आज भी जिंदा हो। एंटर जैरेड कुशनर। इसकी अचीवमेंट क्या है इस बंदे की? इसकी एक ही अचीवमेंट है कि ट्रम्प का दामाद है, ठीक है। अदरवाइज तो ये एक नंबर का बेवकूफ आदमी है, ठीक है। इसकी हरकतें जब मैं आपको बताऊंगा आप समझ जाओगे, बियॉन्ड डाउट आपको प्रूव हो जाएगा कि भाई ये बेवकूफ आदमी है। एंड सबसे दुखद बात तो ये है हमारी दुनिया की जिसमें हम रहते हैं कि भाई इन जैसे बेवकूफों को भेजा जाता है पीस नेगोशिएट करने के लिए, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, ईरान के साथ पीस डील करने की बात हो, या फिर रशिया के साथ पीस डील करने की बात हो। मतलब दुखद बात है कि ऐसे लोगों पर दुनिया को रिलाई करना पड़ता है। तो भाई चंगू मंगू की बात करें, सबसे पहले तो ये स्टीव विटकॉफ। इसकी अचीवमेंट क्या है कि ये न्यूयॉर्क का बिल्डर है, ट्रम्प का गोल्फ बडी है। अरे देखो ये आदमी ऐसा है कि ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे, भले उससे दुनिया तबाह हो जाए। इनको नहीं दिखता कि भाई दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा, उससे हमारी खुद की वेल्थ खत्म हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, इनको तो बस दिखता है डॉलर आ रहे हैं ना, आने दो। इनफैक्ट सबसे वर्स्ट पार्ट तो ये है इस सब के बारे में कि ये दो जो लोग हैं ना चंगू मंगू, इनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है गवर्नमेंट के, मतलब ये सरकारी लोग नहीं है। इनको तो बस भाई ट्रम्प है, मेरे साथ गोल्फ खेलता है ये बंदा, ठीक है, और ये मेरा दामाद है, तो मैंने उनको भेज दिया ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू कैरी आउट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस। एंड ये देखो ये एक नंबर के ज़ायनिस्ट है। ये तो इसी चीज से प्रूव हो गया था कि जब जेडी वैंस गया था पाकिस्तान, वो इस्लामाबाद में जो टॉक्स हुई थी, तब ये दोनों देखो कितने खुशी से आ रहे हैं नेगोशिएशंस हमने सैबोटाज करा दी। एंड जब मैं कहता हूं कि चंगू एक नंबर का बेवकूफ है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इसका परिवार बहुत क्लोज है नेतन्याहू के, या जब नेतन्याहू आता था इनके घर पे रहने न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी में, तो ही हैड टू गिव अप हिज बेड। मतलब कि भाई अरे बेटा मेहमान आ रहे हैं आज, तो ठीक है, तो तुम्हारा जो बेडरूम है ना वो तुम इधर मत, तुमको नहीं मिलेगा तुम्हारा बेडरूम, तुम जाके बेसमेंट में सो। एंड मेहमान कौन है? दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू, जिसका असली नाम नेतन्याहू है भी नहीं यार, मिलकोव्स्की है इसका असली नाम। या मैं इसलिए भी इसको बेवकूफ नहीं कह रहा हूं कि इसने अपने ससुर को बोला था कि अरे ससुर जी मेरे बाप को ना पार्डन कर दो, क्योंकि उसने पता है बहुत ऐसा कोई जुर्म भी नहीं किया था। उसने एक प्रोस्टिट्यूट को, यानी कि एक सेक्स वर्कर को पैसे दिए थे कि वो जाके सिड्यूस करे किसको? अपने जीजा को, क्योंकि वो उनसे रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। अरे यार जीजा तो मतलब सर होता है, और यहाँ पे देखो जीजे को कैसे फंसवा रहे हैं यार, तो बेवकूफ होई कि नहीं। तो भाई ये आपको बताता है कि करप्शन कितनी बुरी तरीके से अमेरिकन सोसाइटी में घुसी हुई है। एंड देखो ऐसा होगा ही ना जब आपका देश ही पूरा कॉलोनाइज करके बना हुआ है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड कर लो कि इजरायलीज चलाते हैं एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाता है आपके देश को, तो भाई करप्शन होना ही हुआ ना। तो भाई इसकी बेवकूफ़ी तब चालू होती है जब ये 26 साल का लौंडा अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है और कहता है बस मैंने तो दुनिया उखाड़ देनी है, ठीक है। 2007 में 1.8 बिलियन डॉलर्स की डील करते हैं, जो एट दैट टाइम वाज वन ऑफ द मोस्ट, या एक्चुअली दी मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट डील न्यूयॉर्क की हिस्ट्री में। बंदा कहता है बस मैंने तो आग लगा देनी है। पर भाई 2008 में क्या हुआ था? फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो इसका आके जो पहला ही डिसीजन था वो इतनी बेवकूफ़ी का था। अब भाई ये फंस गया, क्या करता, पर इसका बड़ा लक चल गया क्योंकि इसका ससुर बन गया प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भाई ये बेसिकली इतने फाइनेंशियल ट्रबल में फंसे हुए थे क्योंकि इतनी बुरी डील कर ली, रियल एस्टेट प्राइसेस तो धा गिर गए थे 2008 में। तो ये हर तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स के पास भी भाग रहे हैं कि भाई तुम फाइनेंस कर दो, तुम फाइनेंस कर लो। पार्ट फाइनेंस हो जाता है इनका, ठीक है, पार्ट पैसे मिल जाते हैं। अब बाकी और पैसे चाहिए होते हैं इनको, तो ये क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं कतर के पास, ठीक है, एंड उनको बोलते हैं कि भाई आप ना हमारे यहाँ पे फंड लगा लो। कतर कहता है कि नहीं मैं इस पर्टिकुलर डील पे नहीं एग्री करता, मे बी वो कम पैसे दे रहे होंगे, ठीक है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे होंगे जितने वो चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या उतने पर्टिकुलर शेयर्स देने के लिए। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ये जाते हैं अपने ससुर के पास, उसको एडवोकेट करता है कि यार एक कतर ना ये ना इस्लामिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तुम जाके इनका ब्लॉकेड कर दो। अब भाई ट्रम्प भी बिजनेसमैन आदमी है, अब भाई दामाद आके कुछ कह रहा है कि ब्लॉकेड कर दो। एक देश का ब्लॉकेड करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है, वो भी कतर जैसे देश का जो कि इतना बड़ा भी नहीं है। ट्रम्प ने बोला ठीक है ब्लॉकेड कर देते हैं हम, तो वहां पे ब्लॉकेड कर देते हैं। कतर को लगता है यार ये क्या हो गया, फिर लाइन पे आ जाते हैं वो, फाइनली वो जाके उस टाइप की डील कर लेते हैं जैरेड कुशनर के फैमिली बिजनेस के साथ जैसे वो चाहता है। अब देखो इसमें नोटवर्दी बात ये है कि ये लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं।
कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको दुनिया में क्या करना है? एक देश का ब्लॉकेड कर देंगे अपने फायदे के लिए। ये लोग कुछ नहीं सोच रहे कि दुनिया में उससे क्या-क्या नुकसान हो जाएगा, दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, खुद के देश में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, तुम्हारा सबसे बड़ा काम क्या है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रखनी है, महंगाई नहीं आने देनी। इस टाइप से अगर ब्लॉकेड कर दोगे कहीं भी तो नेचुरल गैस प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस कहीं भी जा सकती हैं। पर नहीं, ये लोग ऐसे डिसीजंस नहीं लेते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पीस डील नेगोशिएट भी हो रही है ना, जब इस टाइप के लोग जा रहे हैं पीस डील के लिए नेगोशिएट करने, कैसे होगी? सिंपल बात है। एंड इसका प्रूफ आगे और देखो, ये ग्रे जोन का इंटरव्यू है जो उन्होंने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन के साथ किया है। अभी ये सुनो। In all the negotiations they've been involved in lately, they were only looking out for their own business interests. Reports from our foreign ministry officials also largely indicated that they came here for these very same brokerage and family economic goals. To be honest, as someone who has worked in political defense and similar fields for years, the day I saw that the U.S. president had chosen Berkowitz and Kushner for negotiations, I felt that they weren't looking for negotiations at all. They were looking for deal making and family interests. The very negotiations that they were actively pursuing at the time by offering up investment proposals of 100, 180, and $200 billion clearly demonstrated that their true intention was to install their own intermediary companies right here in our country. Yes, billions of dollars. तो आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? उनका इंटरेस्ट था ही नहीं कि कोई टाइप की पीस डील वगैरह हो जाए। उनको तो लग रहा था भाई हमें कैसे धंधा मिलेगा ये बताओ। अब जैसे बात हो रही थी, ट्रंप भी एक टाइम पे कह रहा था ना कि हाँ हम जॉइंटली ऑपरेट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो उनका रीजन क्या था? ही डजंट केयर दुनिया में क्या हो रहा है कि अच्छा वो जो कंपनी बनेगी ना जो टोल चलाएगी, तो मेरी कंपनी, मेरे दामाद की कंपनी, या मेरा जो स्टीव विटकॉफ है जिसके साथ मैंने क्रिप्टो करेंसी के वेंचर्स चालू कर रखे हैं, हाँ तो भाई हमको भी मिलना चाहिए टोल उसका, हमारा बस इंटरेस्ट यही है। ठीक है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई कोई पीस डील हो जाए। ये कैसे एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंड अमेरिका में अलाउड कैसे? भाई सिंपल बात है, ईरान चाहता ही नहीं है कि आप वहां पे आके इन्वेस्ट करो, वो कॉलोनाइज होना ही नहीं चाहते। तो आप क्यों इस टाइप की बात कर रहे हो कि भाई हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे?